इकट्ठा हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए भाई। अभिनव, मिनाली और जो बच्चे मेरे YouTube पर हैं वो भी फटाफट जुड़ जाए और जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि आपके पास तक मेरी आवाज पहुंच रही है। जल्दी से बता दीजिएगा क्या मेरी आवाज आपके पास तक पहुंच रही है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दिए ताकि हम लोग सेशन को आगे ले सकें। विंदु, निशा, गुड इवनिंग। और जो बच्चे हमारे YouTube पर भी हैं, ललिता, विशाल, मिनाली गुड इवनिंग, प्रेरणा गुड इवनिंग बच्चे। तो जो बच्चे, ज्योति गुड इवनिंग, जो बच्चे हमारे YouTube पर भी हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में वो फटाफट आंसर कर दें। नूरी गुड इवनिंग, मार्कंडे गुड इवनिंग, विशाल, मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा विशाल, मैं बिल्कुल ठीक हूं। चलो बच्चों, तो फिर जल्दी जल्दी जो बच्चे YouTube पर हैं वो फटाफट YouTube पे बच्चे आ जाए हमारे, ताकि हम लोग अपने सेशन को शुरू कर सकें, है ना। जल्दी जल्दी आ जाओ, कमेंट बॉक्स पे बता दो बच्चों। सोनाली गुड इवनिंग बच्चे। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन। अब हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग आज बात करेंगे वैदिक एज पर। पिछली बार आपको ध्यान होगा कि पिछली बार हम लोग जब एक क्लास ले रहे थे तो वो क्लासेस 8 बजे रात वाली थी, तो कुछ अब हम लोग ने इसका समय चेंज किया है, अभी 6 बजे हो गई हैं। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग जल्दी जल्दी इस सेशन को ज्वाइन कर सकें और इसके बारे में। नेहा गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग निधि, देवप्रिया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ठीक है, आदित्य गुड इवनिंग। चलो भाई, तो हम लोग आज बात करेंगे अपने उस टॉपिक पर, नमस्ते नमस्ते आदित्य, जो कि हम लोगों का वैदिक काल यानी वैदिक एज से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल, अगर इस नाम को देखा जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ शत्रुघ्न, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे, है ना। बस फटाफट आप लोग जोड़ते चले जाओ, ठीक है। और जो बच्चे हमारे YouTube पर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि फटाफट सेशन को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाओ ताकि हम लोग अपने क्लास को। संजीव गुड इवनिंग बच्चे, संजीव गुड इवनिंग। चलो, तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करो और हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल इस शब्द को अगर हम लोग देखें तो ये डेराइव हुआ है वेदों से, यानी जिस समय हम लोग वेद की अगर बात करते हैं, वो समय, वो पीरियड जिसकी जानकारी हम लोगों को वेद नाम की किताब से मिलती है, उसे हम लोग वैदिक काल के नाम पर जानते हैं। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस पर हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक बच्चों, देखो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जो कि जल्दी ही आने वाले हैं, जैसे यूपी पीसीएस 13 जून को होगा, आरओ ये 1 अगस्त को होगा, एमपी पीसीएस 2020 की बात करें तो ये 11 अप्रैल को 2021 का अगस्त महीने में, जेपीएससी की अगर बात करते हैं तो 2 मई, हरियाणा पीसीएस की बात करते हैं तो वो मई जून में, और 67th, अजय बेटा गुड इवनिंग, बहुत दिनों बाद। 67 बीपीएससी की बात करते हैं तो अक्टूबर में, और बीपीएससी सीडीपीओ ये आपका मई जून में टेंटेटिव डेट है जिसका एग्जाम होगा। ठीक है, चलो भाई, तो जो बच्चे हमारे YouTube पर हैं वो लाइक और शेयर जल्दी जल्दी कर देंगे। स्टिल पुश गुड इवनिंग बच्चे, और जल्दी जल्दी आप लोग लाइक और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हो जाओ यार। सूरज गुड इवनिंग, है ना। तो अब हम लोग अपने वैदिक काल की बात करते हैं। देखो, वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो हम लोग नाम से ही साबित समझ में आता है कि जो काल, जो समय, जो पीरियड जिसमें हम लोगों को, रोशन गुड इवनिंग बेटा, पूनम गुड इवनिंग,
जिसमें हम लोगों को वेद, जो 4 प्रकार के वेद है ना, उनसे जानकारी मिलती है। तो जिन 4 वेदों से जानकारी मिलती है उसे हम लोग वैदिक एज के नाम पर जानते हैं। ठीक, अरविंद, साधना, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। स्टिल पुश, बहुत बढ़िया बेटा। अजय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक। अब हम लोग अगर अपने वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल का पूरा टेन्योर अगर देखा जाए, पूरा समय देखा जाए, तो आप देखोगे 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में आता है। यानी करीब करीब 900 साल का पूरा एक समय काल होगा जिसे वैदिक काल में जाना जाता है। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, अभी हम लोग पढ़ेंगे। सवाल यह आता है कि साहब जो वैदिक काल में जो अपने आप को आर्य कहा करते थे, आर्य इस शब्द का मतलब होता है सुपीरियर, इस शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो जो अपने आप को श्रेष्ठ जन कहा करते थे, तो ये लोग आए कहां से? अलग अलग व्यूज हैं। हम लोग ढेर सारे उन मतों पर जो विवादों से भरे हुए हैं उन पे नहीं जाएंगे। एक जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक व्यू माना जाता है, स्वीकार किया जाता है, हम लोग उस ऑथेंटिक व्यू की अगर बात करें, वैसे तो ढेर सारे व्यूज हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को तो उस एक व्यू से मतलब है जो ऑथेंटिक है, जो हम लोगों से पूछा जाएगा, और वो है जर्मनी के हिस्टोरियन जिन्हें हम लोग मैक्स मूलर कहते हैं। ठीक है, मैक्स मूलर कहते हैं। बेटा बहुत विवाद है आर्यन के इन्वेजन की, अगर थ्योरी पर जाओगे, है ना, तो फिर ये बड़ा विवाद वाला ऐसा विषय हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा उसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं आती है। अच्छा भाई, अब बात यही है कि हमारे शत्रुघ्न ने एक सवाल पूछा कि सेंट्रल एशिया किसे कहा जा रहा है। देखो सेंट्रल एशिया ईरान इराक से लेकर, ये बेटा हिस्ट्री की क्लास है, ईरान इराक से लेकर यूराल माउंटेन के बीच का जो हिस्सा होता है उसे सेंट्रल एशिया के तौर पर कहा जाता है। आजकल उसको वेस्टर्न एशिया भी कहा जाता है ना। तो ईरान इराक का पूरा लेते हुए हम लोग चले जाएंगे यूराल माउंटेन के बीच में। मैक्स मूलर जर्मनी के हिस्टोरियन है, जर्मनी के इतिहासकार हैं, और मैक्स मूलर का ये कहना है कि जो आर्य हुआ करते थे कभी किसी जमाने में, जब ये लोग सेंट्रल एशिया के पार्ट में रहा करते थे, तो ये अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करने वाला समूह हुआ करता था। सुखलाल बेटा गुड इवनिंग, राम राम। तो ये आपका अलग अलग भाषाओं को बोलने वाला एक समूह हुआ करता था, जिसमें अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, है ना। कोई स्लाव लैंग्वेज बोला करता था, कोई जर्मन बोला करता था, कोई इंग्लिश बोला करता था, कोई आपका एक संस्कृत वाला ग्रुप भी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये अलग अलग समुदाय के लोग थे। समुदाय मतलब भाषा वाला समुदाय, लिंग्विस्टिक ग्रुप हुआ करता था। देवाशीष बेटा गुड इवनिंग। ठीक, तो ये लिंग्विस्टिक ग्रुप हुआ करता था, अलग अलग भाषाओं का ये प्रयोग किया करता था। मौसम का परिवर्तन उस वक्त भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। तो जो हम लोगों का सेंट्रल एशिया का इलाका है, ये धीरे धीरे कुछ ऐसे परिवर्तन का शिकार हुआ कि जिसकी वजह से वहां की जो एक तरीके से ग्रेन फील्ड है या ग्रेजिंग फील्ड है वो खत्म होता चला गया, और कुछ और उस जमाने में कारण बने जिससे ये लोग निकलकर अलग अलग दिशाओं में चल पड़े, अलग अलग दिशाओं में। उनमें से एक समूह जो कि संस्कृत बोलता है, वो अफगानिस्तान को क्रॉस करके, अफगानिस्तान के खैबर दर्रे को क्रॉस करके भारत में एंट्री करता है। वो भारत जो कि अब वर्तमान समय में उस हिस्से को हम लोग पाकिस्तान कहते हैं, तो वहां पर प्रवेश करता है। ठीक, और वहां से वो अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाना शुरू करता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो अपने साथ कुछ किताबें लेकर आए। ऐसा ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इसी इलाके में कुछ किताबों को कंपाइल किया जिन्हें वेद के नाम पर जाना जाता है। वैदिक लिटरेचर को वेद क्यों कहा जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इन किताबों को लिखने का काम किया था वेद व्यास के द्वारा। वेद व्यास एक बहुत पुराने ऋषि महोदय हुआ करते थे जिन्होंने वेदों को कंपाइल किया है। ठीक, इस पे एक अलग कहानी, एक मैथोलॉजिकल स्टोरी मिलती है कि साहब वेद व्यास जी ने बोला और भगवान गणेश जी ने उसको लिखने का काम किया था। कृष्णा बेटा गुड इवनिंग। तो भगवान गणेश जी ने उसको लिखने का काम किया, और यही कारण है
कि वेदों के लिए कुछ अलग अलग शब्द आते हैं। जैसे वेदों को श्रुत कहा जाता है। श्रुत मतलब सुना हुआ, सुना हुआ मतलब बोला गया, किसी ने बोला और किसी ने सुना। यानी भगवान गणेश ने वेद व्यास जी के शब्दों को सुनकर उसे लिखने का काम किया। अब चूंकि हमारी मैथोलॉजी में, हमारे इन धार्मिक शास्त्रों में भगवान गणेश जो हैं वो भगवान है, पुरुष तो है नहीं, उनको भगवान की श्रेणी में रखा गया है। तो वेदों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द है अपौरुषेय। अपौरुषेय इसका मतलब होता है लिटरेचर विच वॉज नॉट रिटन बाय एनी मैन और एनी पर्सन। ठीक है, जो किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखे गए बल्कि भगवान के द्वारा लिखकर इंसानों को सौंप दिया गया। ठीक, देखो अगर आर्यों की बात करें तो यूरोपियन में अगर आप देखो कई शब्द मिलते जुलते हैं, और उन सारे शब्दों को, है ना, अगर उन सारे शब्दों को हम लोग जोड़ें तो कुछ शब्द हमारे संस्कृत के और कुछ शब्द इंग्लिश के मैच करते हैं। बस प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा अंतर है जो मैक्स मूलर के व्यू को कहीं ना कहीं क्लियरिफाई कर देता है। जैसे अगर हम एक शब्द लिखते हैं संस्कृत का और वो शब्द है पितृ। पितृ मतलब इंग्लिश का होता है फादर। फादर यानी पिता, है ना। इसी तरह से एक शब्द बनता है जिसे कहा जाता है मातृ यानी कि मदर। यानी कि कुल मिलाकर ये काफी सुनने में अगर आप देखोगे तो काफी मैच करते हैं। इसका मतलब साफ है कि कभी कहीं पर ये लोग एक साथ रहा करते थे, जैसा मैक्स मूलर ने बताया है, और वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। राजवीर बेटा गुड इवनिंग। हाँ, ऐसा ऐसा कहा जाता है बेटा, ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है। सना बेटा गुड इवनिंग। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ये कितनी सच है बता पाना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि माइथोलॉजी में तो बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो मिथक के तौर पर चलती हैं, इसीलिए उसे माइथोलॉजी कहा जाता है। अब चूंकि ऐसी कहानियां हैं, मिलती हैं, इसलिए मैंने इन सारे शब्दों का प्रयोग कर दिया है आपके लिए। प्रिंस बेटा गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। और बच्चों जल्दी से, यूट्यूब वाले बच्चों से मेरी गुजारिश है कि जल्दी जल्दी इकट्ठा हो यार, और ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो, क्योंकि अभी क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग जो है चले जाएंगे अपने प्रैक्टिस सेशन पे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन भी होगा जो हम लोग सॉल्व करते हैं जैसा पहले से करते चले आए थे, ताकि चीजें हम लोग याद कर ले जाएं, रिवाइज कर ले जाएं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी, और ध्यान रखिएगा ये क्लास आपकी रोज शाम 6 बजे होगी, डेली 6 PM पर होगी। ठीक है, ध्यान रखना ये क्लास रोज शाम 6 बजे होगी। तो अगर आप नहीं अपडेट हैं तो अब से अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। डेली 6 PM पर यह क्लास होगी, तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को क्लास का शेड्यूल शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं और हम लोग एक अच्छा नंबर, होता नहीं एक मेरे लिए, मैं अपनी अगर बात करूं व्यक्तिगत तौर पर, तो होता नहीं एक गुरु दक्षिणा जैसा एक अच्छा नंबर मिलता है। आप लोग ढेर सारी संख्या में दिखाई पड़ते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है रेशमा बेटा गुड इवनिंग। चलो आगे की बात करते हैं इसके बारे में। तो वैदिक काल को, जो कि 900 साल का हिस्सा है, अगर आप यहां से पढ़ रहे हैं तो देखिए, ऑन द बिहाफ ऑफ लिटरेचर, साहित्य के आधार पर हम लोग वैदिक काल को दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं, दो अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, ठीक, इनमें से अगर देखा जाए तो एक हिस्सा आता है आपका कौन सा, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास, जिसे ऋग्वैदिक एज कहा जाता है। ऋग्वैदिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लिटरेचर अवेलेबल है हम लोगों के पास, ठीक है, अपौरुषेय का मतलब नेहा होता है जिसे पुरुष के द्वारा न लिखा गया, भगवान के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ठीक, चलो भाई, तो हम लोग बात कर रहे थे ऋग्वैदिक एज को लेकर। तो ऋग्वैदिक एज जो कि आपका 500 साल का समय होगा, 1500 से 1000, इस 500 साल के पीरियड में सिर्फ और सिर्फ एक वेद लिखा गया जिसका नाम ऋग्वेद है, जो दुनिया का सबसे पुराना वेद कहा जाता है। बीसी, बीसी जिसे आप कह रहे हो, इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। बी फॉर बिफोर और सी फॉर क्राइस्ट, यानी वो सारी घटनाएं दिनेश जो कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की होंगी,
जो कि ईसा मसीह से जन्म के पहले की होंगी, उसे हम लोग बिफोर क्राइस्ट के तौर पर मेंशन करते हैं। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जो चलता है। ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया अपूर्वा, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया शिखा। अच्छा देखो, मैं बहुत प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी बात को आगे जरूर बढ़ा दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेटा मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं, है ना। तो जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है मैं वो कर सकता हूं, जो नहीं है बेटा मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बस आगे बढ़ा सकता हूं, आपकी बातों को प्रमोट कर सकता हूं। ठीक है रागनी, गुड इवनिंग। चलो भाई, तो दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। एक आपका आता है जिसे हम लोग पोस्ट वैदिक एज कहते हैं। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद जिस पीरियड में लिखा जाएगा वो आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व हो जाता है, उसे पोस्ट वैदिक एज कहा जाता है। और साथ ही साथ ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी आपके पोस्ट वैदिक एज में ही लिखे जाएंगे, जो कि वेदों का ही एक हिस्सा होता है। साक्षी बेटा गुड इवनिंग। ठीक है, वो वेदों का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, चलो भाई भाई जल्दी जल्दी इकट्ठा हो यार यूट्यूब पर बच्चों। ठीक, चलो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अपने ऋग्वैदिक एज को लेकर, ऋग्वैदिक काल को लेकर, जो पहला 500 साल का हिस्सा होगा। अब इस पूरे काल के, इस पूरे समय के बारे में जानकारी का जो स्रोत है वो कौन सा है? वो हमारे पास एक किताब जो कि ऋग्वेद है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, हाँ यहां पर ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। ये आपका ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है ना। इसके बाद की अगर बात करेंगे तो फिर ज़ोरेस्ट्रियन कम्युनिटी का रिलीजियस टेक्स्ट होता है। जल्दी से बताइएगा कि पारसी समुदाय का, ज़ोरेस्ट्रियन कम्युनिटी का जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक है वो कौन सा है? बताइए, जो कि ऋग्वेद के बाद आता है। जल्दी से बताइएगा। ठीक है, पारसी समुदाय का जो भी आपका पुराना साहित्य है, धार्मिक साहित्य, उसका नाम बताइए। तो बहुत आसान सवाल है, आप लोग बता ले जाएंगे मुझे पता। बहुत बढ़िया, सुमित ने शुरुआत की अपने आंसर की। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। आदित्य, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। अश्वनी, वेरी गुड भाई। यूट्यूब वाले बच्चे भी आंसर करो भाई। ज़ोरेस्ट्रियन कम्युनिटी का सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट बुक कौन सा है? ऐप वाले बच्चों ने तो शुरुआत कर दी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आज है, वेल डन बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक, तो देखो ज़ोरेस्ट्रियन कम्युनिटी का जो रिलीजियस टेक्स्ट होता है उसे हम लोग अवेस्ता के नाम पर जानते हैं। ज़ेंद अवेस्ता, अवेस्ता है, लेकिन ये ऋग्वेद के बाद है। ज़ेंद अवेस्ता या ऋग्वेद के बाद का जो किताब आता है तो उसे हम लोग ज़ेंद अवेस्ता या अवेस्ता कहते हैं, जिसको जरथुष्ट्र के द्वारा लिखा गया है, जिसको जरथुष्ट्र के द्वारा लिखा गया है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा सूरज, वेरी गुड हमारे कृष्ण कुमार, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, लेकिन ये ऋग्वेद के बाद है, इसीलिए हम लोग सबसे पुरानी किताब जो लेते हैं वो ऋग्वेद को लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलो, ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद कुल मिलाकर ये किताब आपका 10 अलग अलग मंडलों में विभाजित है। ये 10 अलग अलग मंडलों में विभाजित है, यानी कुल मिलाकर अगर देखो मंडल शब्द का मतलब समझने की कोशिश करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंडल? तो मंडल का मतलब होता है चैप्टर, अध्याय, है ना। मंडल को मंडल ही बोलिएगा, कुछ और मत बोलिएगा, लेकिन साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसे हम लोग अध्याय कह सकते हैं, इसे हम लोग चैप्टर कह सकते हैं। एक टेक्स्ट में कई सारे चैप्टर होते हैं, उनमें से ये आपका आता है। इन 10 चैप्टर में लिखे क्या गए हैं, इन 10 मंडल में लिखे क्या गए हैं? वो लिखे गए हैं सूक्त, जिन्हें हम भजन, हाइम्स के तौर पर जानते हैं। तो ढेर सारे भजन, ढेर सारे श्लोक लिखे गए हैं इस किताब में। 2 से लेकर 7 मंडल जो है ये आपका सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट मंडल है। ठीक है, 2 से 7 मंडल सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट मंडल है, और किसी न किसी ऋषि के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए हम लोग इसको
वंशमंडल या परिवार मंडल के नाम पर जानते हैं? बिंदु बेटा रुके रहो, बस अभी मैं तुमको बताता हूं तुम्हारे सवाल का जवाब, ये लाइन एक्सप्लेन कर लूं, ठीक है। चूंकि इसे किसी न किसी ऋषि और उनके परिवार के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसे फैमिली मंडल या वंश मंडल के नाम पर जाना जाता है। चलो भाई, बिंदु का सवाल है कि ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद की और वेदों की जो भाषा है वो भाषा है आपकी संस्कृत, ठीक है, वो संस्कृत है, ठीक है। शत्रुघ्न तुम्हारा जो सवाल हो बेटा पूछ लो, ठीक, तो संस्कृत भाषा है। पहला और 10वां मंडल नया है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंड 10th मंडल इज न्यू कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और एक और बात बता दें, 10वें मंडल में कुछ विद्वान महिलाओं की नाम मिलते हैं, ठीक है, कुछ विद्वान महिलाओं के नाम मिलते हैं। अगर मैं उनके नाम की बात करूं, अनुराग बेटा गुड इवनिंग, तो वो नाम आते हैं विश्वारा, ध्यान रखिएगा ये नाम पूछा जाता है, विश्वारा, अपाला, लोपा, लोपा को ही लोप मुद्रा कहा जाता है, और घोषा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये कुछ बड़े महिलाओं के नाम है जो जमाने की पढ़ी लिखी हैं और जिन्होंने भी कुछ न कुछ मंत्र लिखे हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल। ऋग्वेद का 10वां मंडल आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था की भी जानकारी हम लोगों को यहीं से मिली कि हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, तीसरे मंडल की अगर बात करते हैं तो देखो तीसरा मंडल लिखा गया है विश्वामित्र जी के द्वारा, एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे। आकांक्षा बेटा गुड इवनिंग, तो विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है। और इस तीसरे मंडल में जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपका, तीसरे मंडल में जो लिखा गया है वो एक मंत्र लिखा गया है जिसे हम लोग गायत्री मंत्र कहते हैं, ठीक है, गायत्री मंत्र कहते हैं। यस, इन सब को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। बहुत बढ़िया सुमित, वेल डन। ये जो 4 महिलाएं हैं या और जो महिलाओं के नाम आते हैं, तची, पौलमी, कक्षावृत्ति, इन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता। बहुत बढ़िया भाई, इन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता, वेल डन, बहुत अच्छी। देखो महाभारत बेटा, महाभारत आपका एपिक लिटरेचर में आता है, उसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है बच्चों, ध्यान रखना, महाभारत एपिक लिटरेचर में आता है, ठीक है। चलो अब सवाल यहां पर यह आता है कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र ये किस देवी के लिए या किस देवता के लिए लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा गायत्री मंत्र सविता देवी को समर्पित है, सविता देवी को समर्पित है, या तो ये सूर्य देवता को समर्पित है, दोनों लोग एक ही हैं, ठीक है, सविता देवी या सूर्य देवता दोनों लोग एक ही हैं, ठीक है। शत्रुघ्न बेटा इस बारे में आपको देखो एक नीचे नंबर दिख रहा होगा 9650052904, आप बेटा इस पर कॉल करो और इस पर कॉल करके अपने इस सवाल को वहां पर पूछो, क्योंकि सवाल का जो सही जवाब है वो आपको यही मिलेगा, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है बेटा, ठीक है। चलो भाई, सोनाली बेटा गुड इवनिंग, तो सविता देवी और सूर्य देवता दोनों लोग एक ही हैं, ठीक। तो कभी आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है, सविता देवी को, किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को, ठीक है निशिका, ध्यान रखना, पहली बार सुना तो ध्यान रखना। सूर्य देवता का जो सुबह और शाम का रूप होता है, अर्ली मॉर्निंग और जो आपका इवनिंग में जो सनसेट का समय होता है, उसमें आप देखोगे बहुत सारे लोग सूर्य को जल देते हैं, है ना, जल देते हैं और उसी में पूजा करते हैं, वही आपका सविता का रूप जाना जाता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। अब आपके सामने देखो पहला सवाल आ गया कि ऋग्वेद में किस नदी को नदीतम कहा गया है। अब जल्दी जल्दी इन सवालों का जवाब दो और ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर हमारे बच्चे जुड़ जाओ। इमरान, मोहम्मद इमरान बेटा गुड इवनिंग, ठीक है। चलो भाई जल्दी से बता दो कि ऋग्वेद में, ये बेटा फ्री क्लास है, दिस इज फ्री क्लास, इसका कोई पैसा आपसे नहीं लिया गया है, ठीक। चलो जल्दी से बताओ ऋग्वेद में जो नदीतम शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस नदी के लिए किया गया है, ठीक है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा,
सुखदेव। ऑप्शन बेटा सामने खुले हुए हैं, ऑप्शन सामने है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पारुल गुड इवनिंग। स्टील सोनाली, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अरविंद, मनीषा भाई, बहुत सारे बच्चे जो फटाफट आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पर अपने रुचि बेटा गुड इवनिंग, अपने सवाल का जवाब ले लें। तो देखो यहाँ पर जो हमारे सवाल का जवाब यानी कि जिस नदी को नदीतम कहा गया है वो है आपका सरस्वती नदी। ध्यान रखिएगा, एक समय था सरस्वती नदी हुआ करती थी। वो एक अलग बात है कि आज के दौर में सरस्वती नदी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। वह होने वाले भौगोलिक परिवर्तन की वजह से ये नदी आज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कभी थी ये, कभी ये नदी थी और इसका ऋग्वेद में उल्लेख भी किया गया है नदीतम के तौर पर। नदीतम का मतलब होता है नदियों में प्रमुख नदी, है ना, यानी कि ये उस समय की ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी के तौर पर देखा जाता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, तो सरस्वती, पवित्र नदी। और अगर पूछ लिया जाए प्रमुख नदी विच रिवर वाज मेन रिवर, तो ध्यान रखिएगा वो आपकी सिंधु हो जाएगी, है ना। हाँ, सिंधु नदी हो जाएगी। यस, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता, बिल्कुल सही कहा बेटा। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है गायत्री मंत्र का नाम, ये प्रसिद्ध मंत्र जो है वो किस ग्रंथ से मिलता है। जो गायत्री मंत्र है वो किस ग्रंथ से मिलता है, जल्दी से बता दो बच्चों। ठीक, बहुत बढ़िया। और भाई यूट्यूब पे और बच्चे हमारे इकट्ठा हो, कल से कोशिश करना कि ये संख्या ज्यादा से ज्यादा हो जाए, एटलीस्ट 50-60 के आसपास होना चाहिए भाई। बहुत अच्छा, सिंधु, अरविंद, पूनम, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभिनव, राहुल, बहुत अच्छा। बहुत तेजी से नाम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं सारे नाम नहीं ले पा रहा हूं, ये इसका मुझे भी खेद है ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राजा रमन, कृष्णा, रुचि भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखो गायत्री मंत्र जो है वो आपका ऋग्वेद में है, ध्यान रखिएगा ये आपका ऋग्वेद में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, एक बात। और दूसरी चीज, इस मंत्र को हमारे विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया, भगवान सूर्य के लिए या सविता देवी के लिए लिखा गया था। ठीक, बहुत अच्छा, वेल डन। तो भाई अगले सवाल पर आते हैं। सातवां मंडल किस देवता को समर्पित किया गया है। सेवेंथ मंडल वॉज डेडिकेटेड टू विच किंग, सॉरी विच गॉड, यानी किस भगवान को समर्पित किया गया है सातवां मंडल। ठीक है, देखो सातवां मंडल वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है, सातवां मंडल वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। इमरान, रेशमा, अजय, क्या बात है भाई, वेल डन। ठीक, रोहित, पूनम, ज्योति, श्वेता, बहुत बढ़िया। तो देखो जो सातवां मंडल है जिसे वशिष्ठ जी के द्वारा लिखा गया है, ये भगवान वरुण को समर्पित है। भगवान वरुण वो है जो कि नैतिकता के देवता हैं, गॉड ऑफ मॉरल रूल्स के तौर पर इनको जाना जाता है। ध्यान रखना, सातवां मंडल भगवान वरुण को समर्पित है बच्चों, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेवेंथ मंडल डेडिकेटेड टू गॉड वरुण। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं कि तीसरा मंडल किस ऋषि के द्वारा लिखा गया है। थर्ड मंडल वॉज रिटन बाय विच ऋषि, जल्दी से बताओ भाई। सातवां मंडल किस ऋषि के द्वारा लिखा गया है, जल्दी जल्दी बता दो। सातवां कह रहे हैं तीसरा मंडल, तीसरा मंडल किस ऋषि के द्वारा लिखा गया भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन। सूरज, अजय, रेशमा, दीपा, सिंधु, निशा, अपूर्वा, अंकिता, रागनी, शगुप्ता, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अजय, बहुत बढ़िया। पारुल, कृष्णा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो तीसरा मंडल लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा, ध्यान रखना तीसरा मंडल किसके द्वारा लिखा गया, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। अब देखो यहीं पर वामदेव का नाम आया है, तो वामदेव साहब, वामदेव ऋषि ने चौथा मंडल लिखा है। ठीक है, याद कर लेना, वामदेव ने चौथा मंडल, वशिष्ठ ने सातवां मंडल लिखा हुआ है, सातवां मंडल। ठीक है बेटा, वशिष्ठ के द्वारा
सातवां मंडल लिखा गया है और जो आपके अत्रि हैं, अत्रि के द्वारा पांचवा मंडल लिखा गया है। ठीक है, तो देखो सारे ऋषियों से जुड़े हुए मंडल मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब देखो तीसरा मंडल विश्वामित्र, चौथा वामदेव, सातवां आपके वशिष्ठ और पांचवा अत्रि के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो भाई चलो बहुत बढ़िया रहा। कल की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि साहब 50 का आंकड़ा 50 लगवा दो यार, है ना, 50 लगवा दो। 50 का नंबर आ जाए तो बड़ी तसल्ली मिलेगी, बड़ी खुशी मिलेगी। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। देखो ग्रेडअप पर आपको ढेर सारे पीसीएस की क्लासेस मिल रही, तो इसका फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हुई। ये सारी क्लासेस जो आपको मिल रही हैं ये आपको फ्री पे, यानी इसका कोई पेमेंट नहीं देना पड़ रहा है। ग्रेडअप सुपर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे आपको ढेर सारी क्लासेस आपको एक्सेस करने का मौका मिलेगा, है ना। 3 अलग अलग सब्सक्रिप्शन है, आप देख कोई भी ले लो, कोई भी आप प्लान को सेलेक्ट कर लो, फिर उसके लिए अपना कोई भी कूपन है तो अप्लाई कर दो और मेक पेमेंट। ठीक, तो देखो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लो, कंटिन्यू पे पर चले जाओ और उसके बाद आप अगर कोई कूपन आता है तो कूपन लगाकर पे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलो भाई, सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको ढेर सारा स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलेगा, अच्छी अच्छी फैकल्टी हैं, हमसे भी अच्छी फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ा रही हैं। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे। फिफ्थ मंडल बेटा अत्रि, शिखा, फिफ्थ मंडल अत्रि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है बेटा, ठीक, चलो कल भी मिलेंगे। पूनम परेशान मत होना, कल इसके आगे की क्लास किया जाएगा, कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारे देखो साथी सहयोगी हैं जो आपको अलग अलग समय पर क्लास देते हैं, है ना, और सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री मिलती हैं। तो इस फ्री क्लास का जो आपको ग्रेडअप अपनी फैसिलिटी दे रहा है उसको ग्रैब्स करो और जल्दी से जल्दी आप सब्सक्रिप्शन लेते जाओ। लाइक और शेयर कर देना जैसा आप लोग ने कर दिया होगा। कल बेटा 50 का आंकड़ा मुझे चाहिए बच्चों, है ना। आप लोगों से इस बात की मुझे उम्मीद है कि कल आप लोग 50 का आंकड़ा तो पहुंचा ही दोगे। चलो बेस्ट ऑफ लक, कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, शाम 6 बजे क्लास होगी, अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।